राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सूरत की सेशंस कोर्ट ने दी थी। इसके बाद लगातार वो पहले अपनी एक याचिका दायर कर चुके थे इसको रिवर्स करने के लिए, फिर हाईकोर्ट का रुख किया उन्होंने। हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ा झटका इसलिए क्योंकि इससे राहुल गांधी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की सांसदी गई है, उनकी सांसदी वापस नहीं आती, साथ ही साथ में आगामी चुनाव को लड़ने के लिए भी वो अयोग्य ही रहेंगे। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए इसीलिए बड़ा झटका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आप भी लगातार अपनी टिप्पणियां करें, आपकी टिप्पणियों का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मेरे साथ अमरुजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक भी मौजूद हैं। जयदीप जी, एक ये बड़ा फैसला है, इसका सुबह से ही हम लोग इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होना, क्या ये आगामी चुनाव के लिहाज से, कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जाए? झटका इस लिहाज से तो है प्रवीण की इसको अपनी एक जीत बताते हुए, और माना यह जा रहा है कि फैसले सारे कोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस की तरफ से इसको प्रस्तुत ऐसे किया जा रहा है गोया भाजपा ने उनको उनकी ये फैसला दिया हो कोर्ट से। बड़ी बात यह है, राहुल गांधी विदेश में भी जाते हैं तो इसको अपने सहानुभूति के वोट बटोरने के लिए इसको एक मुद्दा बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि मेरी संसद की सदस्यता खत्म हो गई। जो एक्सट्रीम सजा हो सकती थी इस मामले में वो दी गई, 1 साल की नहीं दी गई, क्योंकि 2 साल के से या उससे अधिक की सजा होने पर ही आपकी संसद की या किसी भी विधायिका में अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो वो सदस्यता खत्म होती है। बड़ी बात यह है कि सामने चुनाव खड़े हैं। अब कांग्रेस के पास 2 रास्ते हैं, या तो इससे लगने वाले झटके को वो सहन करके उस दिशा में आगे बढ़े, या फिर इसको भी वो सहानुभूति के वोट के रूप में दिखाते हुए कि देखिए हम पीड़ित हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के चलते इस तरीके से किया गया। हालांकि पूरा मामला ये है कि उन्होंने कर्नाटक की एक रैली में ये कह दिया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, सारे ही मोदी चोर। सारे मोदी पर उन्होंने जो आरोप लगाया था उसी को देखते हुए गुजरात में इसी में मामला दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में मामला चला, सुनवाई हुई, पूरे उनके वीडियो टेप, ऑडियो टेप चेक किए गए। उनके वीडियो ऑडियो टेप जो चेक किए गए उसमें माना गया कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में जब यह मामला चल रहा था प्रवीण, तब इस पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। बड़ी बात यही है कि अगर वो माफी मांग लेते तो शायद सेशन कोर्ट में ही मामला खत्म हो जाता, लेकिन वो अड़े रहे कि मैंने कोई गलती नहीं की है। भैया आपने सारे मोदियों को चोर कह दिया, फिर आप कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, आप उस पर अड़े रहे, तो कोर्ट को भी फिर अपना कड़ा रुख दिखाना पड़ा और कोर्ट ने उनकी किसी भी दलील को नहीं माना। अब आप उससे ऊपर अदालत में चले गए। इसके पहले एक और आज याचिका आप लगा चुके हैं, वो भी खारिज हो चुकी है। पूरी टाइमलाइन हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं इस पर, अमर उजाला के हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर और अन्य माध्यमों से जहां से भी ये वीडियो प्रसारित हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इसको सहानुभूति बटोरने का और इसको भी एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तहत होने वाले कदम के रूप में प्रचारित किया था। लेकिन क्या कांग्रेस इसमें सफल हो पाएगी? अभी अभी भाजपा और कांग्रेस प्रवक्ताओं के बीच में जो बहस चल रही थी इस फैसले को लेकर, उसका सारा लब्बो-लुआब यह है कि भाजपा के प्रवक्ताओं का यही कहना है कि भाई फैसला कोर्ट से आया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यह कहना है कि जानबूझ के राहुल गांधी को इसका शिकार बनाया गया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब चर्चा में रहते हैं, जब कभी भी विपक्ष की राजनीति के केंद्र में रहते हैं, तो भाजपा के लिए तो बल्कि ये बहुत फायदेमंद सौदा साबित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जैसा अभी जयदीप जी ने बताया, ये माननीय कोर्ट का फैसला होता है, ये कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट सारे तथ्यों को आधार बनाकर ये बात करता है। मैं कई कमेंट्स पढ़ रहा हूं, इसमें आप निश्चित तौर पर आपकी सहानुभूति हो सकती है, आपका पॉलिटिकल झुकाव हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले के कानूनी पहलू को समझना जरूरी है। ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, ये सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं? और दूसरा बड़ी बात अगली लाइन में कहते हैं, ढूंढेंगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे। यहां से पूर्णेश मोदी, सुशील मोदी और कई और मोदी नाराज हो गए। उनका यह कहना था कि आप जब सभी मोदी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आप पूरे समुदाय के खिलाफ जाते हैं। आपको याद होगा बीजेपी ने इसको ओबीसी से जोड़कर मुद्दा बनाया था। हालांकि फिर बाद में ये भी रिपोर्ट्स चलती रही, कई एनालिसिस हमने भी रखी कि मोदी जो है वो एक ऐसा सरनेम है जो सिर्फ ओबीसी समुदाय में नहीं, कई और समुदायों में होता है, सिर्फ एक धर्म में नहीं, कई और धर्मों में होता है। तो कुल मिलाकर ये जो मोदी सरनेम था, इसको लेकर राहुल के लिए एक बड़ी आफत बनी। एक बहुत बड़ी नजीर इस मामले से ये भी सामने आती है कि आप जब चुनावी भाषण देते हैं तो उसमें एक एक शब्द को तौल कर बोलना होता है, ये कभी भी भारी पड़ सकता है।
एक बात आपने कही जयदीप जी कि इसको जीत हार की तरह या इसको एक नैरेटिव की तरह भी सामने रखा जाएगा निश्चित तौर पर। आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, आपने देखा राहुल की सांसदी का जाना या फिर उनको सजा मिलना, इसको राजनीतिक एंगल से जोड़ा गया क्योंकि मामला गुजरात में चल रहा है। पहले गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट और उसके बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो निश्चित तौर पर इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कार्यवाही या रणनीति के तौर पर, मैं कमेंट देख रहा हूं कि कई लोग इस तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या यह आगे की लड़ाई राहुल गांधी बेशक चुनाव लड़ पाए ना लड़ पाए, लेकिन एक बड़े नैरेटिव के तौर पर कांग्रेस सामने रखेगी? इसको एक पूरा एक अवधारणा बना दिया गया है, इसको एक नैरेटिव के रूप में गढ़ा गया है, इसको एक पूरा वैचारिक लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके लिए राहुल गांधी को केंद्र में एक उस मासूम राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अच्छाई का पक्षधर है, जो मोहब्बत की दुकान लगाता है, जो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है और देखो उस बेचारी की सांसदी चली गई। ये कांग्रेस का पक्ष है जो समझ में आता है कि उसकी मासूमियत। लेकिन क्या इससे आम जनता जो एक व्यापक जनाधार जिसके आधार पर वोट मांगे जाते हैं वो सहमत होगी? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है ध्यान रखने लायक वो ये है प्रवीण की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तहत मामले वैचारिक लड़ाई में होते हैं, प्रवक्ता एक दूसरे से लड़ते हैं, नेता एक दूसरे से लड़ते हैं, मंचों पर भाषण होते हैं, लेकिन कानून की अदालत में ये तभी जाता है मामला जब आपके पास तथ्य हो, साक्ष्य हो, प्रमाण हो। एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो इतने बड़े नेता, उनका भी आता है। शुरुआत में उनकी राजनीति भी मंचों से इसी तरह के आरोपों के आधार पर संचालित होती रही, लेकिन उन्होंने जब एक दो बड़े नेताओं पर आरोप लगा दिए, नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे, और उन्होंने उनको कोर्ट में घसीट दिया, तो अरविंद केजरीवाल समझदार राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने चुपचाप माफी मांगी और इस मामले से अलग हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो मंच से उन्होंने कहा था उसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी मंच से कहा था अगर उसका प्रमाण उनके पास होता तो वो कोर्ट में अड़े रह सकते थे। राजनीतिक लड़ाई ये तब तक थी जब तक आपने मंच से भाषण दिया था। राजनीतिक ये लड़ाई तब तक थी जब विपक्षियों को लगा कि उनको मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को वो उछाल सकते हैं। वो चाहते तो इस मुद्दे को मंचों से उछाल सकते थे, अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से उछाल सकते थे, अखबारबाजी कर सकते थे, मीडिया में दे सकते थे, खबरों में लगा सकते थे, लेकिन अगर वो अदालत में गए हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि अदालत में आपके पास क्या साक्ष्य हैं। मान लीजिए हमने कोई खबर चला दी, उस खबर के हमारे पास साक्ष्य नहीं, तो अदालत में हमारी क्या स्थिति होगी? जब भी मामला अदालत में जाता है तो साक्ष्य, सबूत, गवाह और कानून में क्या धाराएं हैं उसके आधार पर बात होती है। अगर आपने सामने वाले को मौका दिया है कि वो कानूनन आपको कटघरे में खड़ा कर सके, ऐसे कई बार मामले होते हैं जब कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग मुकदमेबाजी में नहीं फंसते हैं। हम लोग सोचते हैं ठीक है, आपसी जबानी जंग हुई, कागज पत्थर इधर उधर हुए और मामला खत्म हो गया। कई बार कई पक्षों में मारपीट हो जाती है, मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन क्या मारपीट होना सही है? नहीं है। कानूनी रूप से सही है? नहीं है। धाराएं लग सकती हैं? लग सकती है। अगर दोनों पक्ष अदालत में जाते तो किस आधार पर फैसला होता कि गलती किसकी? अदालत ने देखा भाई गलती किसकी। आप किस आधार पर मंच पे खड़े होकर ये कह रहे हो कि सारे मोदी चोर हैं? ऐसे किसी भी सरनेम को उठाकर आप सबको चोर कह सकते हो क्या? ये राजनीतिक शगुफा हो सकता है, जुमलेबाजी हो सकती है। मौत के सौदागर से लेके चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने तक कई तरह की जुमलेबाजियां हुई हैं। करोड़ों की प्रेमिका वाली जुमलेबाजी भी मंच से हुई है। इन सारी जुमलेबाजियों को लेकर क्या कोई कोर्ट गया? नहीं गया। अगर कोर्ट गया तो क्या प्रमाणित किया जा सकता? अगर प्रमाणित किया जा सकता तो आप बच जाएंगे। प्रमाणित नहीं किया जा सकता तो माफी मांगनी पड़ेगी, जो कि हमने पहले उदाहरण देखें। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, जो मैंने कहा उसको मैं प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर सेशन कोर्ट में ही राहुल गांधी कह देते कि ठीक है, मैंने जो मंच से कहा, मेरी ये मंशा नहीं थी कि सारे जो मोदी पूरा समाज है, जो अलग अलग समाजों से आने वाले लोग मोदी सरनेम रखते हैं, इतने सारे मोदी हिंदुस्तान में होंगे, उनकी सबकी भावनाओं को आहत करने की मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि जो मोदी जिन्होंने इस तरह के घोटाले किए उनको बचाने में मोदी सरकार लगी। इतना कह के आप बच सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। आप देख लीजिए कि क्या जो एक सीधी का पेशाब कांड अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या समूचे आदिवासी समाज के साथ ये घटना हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ गया कि राजनीतिक मामला है, वोटों का मामला है, चुनाव का मामला है। उन्होंने तुरंत बुलाया, घर में बुलाया, चरण धोए, बात खत्म। अगर आपको इससे राजनीतिक लाभ लेना है तो किस तरीके से लेना है यह सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीतिक चूक वहीं पर होती है जब आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, उसकी शानदार सफलता पर खड़े होकर आप कैम्ब्रिज में जाकर भारत विरोधी बयान देने लगते हैं। आप कर्नाटक का चुनाव बेहतरीन बहुमत से जीतते हैं, आपके ढोल नगाड़े बजते हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। ठीक उसी टाइम आप अमेरिका में जाके समूचे लोकतंत्र को, अरे भाई उसी लोकतंत्र के कारण तो कर्नाटक में आप चुनाव जीते हो ना, आप उसी लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हो अमेरिका में जाके। इसी तरीके से आपने मंच से भाषण दे दिया, एक जुमला था, आपने उसको उछाल दिया। आपने सोचा कि लोग खुश होंगे, वाहवाही करेंगे, ताली बजाएंगे। चौक के भाषण में और अदालत की कार्रवाई में अंतर होता है। चौक पे कई बार ऐसी बातें कह दी जाती है जिनको आप प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर आप इसको प्रमाणित नहीं कर सकते तो बेहतर ये होता,
लेकिन अब आपके पास यही तरीका बचता है कि आप इसको अपनी सहानुभूति के रूप में इस्तेमाल करें। राजनीति में हर तरह के फैसले को अपने पक्ष में या विपक्ष में इस्तेमाल करने की आपके पास सहूलियत होती है। कांग्रेस जो कर रही है वो यही कर रही है कि इसमें राहुल गांधी को एक बेचारे राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके ऊपर भाजपा लगातार हमलावर है, और उसी हमले के तहत उनकी संसद की सदस्यता चली गई। यही नहीं, उनका बंगला भी उनसे छीन लिया गया। एक तरह से उनको बेघर होने के बारे में भी खूब प्रचारित किया गया है। प्रवीण, राजकुमार तपाड़िया हैं, लगातार आप अपने कमेंट्स कर रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड में क्या किया, उन्होंने अमेठी हार गए, आपने ये सारी बातें लगातार लिखी हैं। फिरोज़ अहमद अंसारी हैं, वो अपना कमेंट कर रहे हैं। राजन सहगल हैं, प्रतिभा हैं, और कुंतलेश्वर जम्बूलकर हैं, आपने भी कई सारे कमेंट किए हैं। और बहुत सारे और भी, अमित गुप्ता हैं, वो अपना कमेंट कर रहे हैं। अमित गुप्ता के अलावा कई लोगों ने एक और लिखा है, विपक्ष एक हो गया भाई, 30% लोगों से कुछ नहीं उखड़ पाएगा, ये लिखा आपने। चंदन कुमार ये कमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में मोदी अदानी, आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है। अमित गुप्ता ने ये कमेंट कर रखा है। रमेश यादव हैं, और सोची समझी आप इसको पूरी रणनीति बता रहे हैं रमेश यादव। साहिल शर्मा जो हैं वो मोदी जी को जिंदाबाद लिख रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। जहूर अहमद हैं, वो अपनी बात लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं गुजरात में मामला चल रहा है इसलिए राहत नहीं मिल रही है। और आपके तमाम कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहूँगा आप कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात को और लिख सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जयदीप जी ये है कि राहुल गांधी, ऐसा लगता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। ये माफ़ी मांगी जा सकती थी। क्या ये जानबूझकर एक सोचा समझा स्टैंड है, एक रणनीति के तहत भी दिखता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं एलिवेट कर रही है कांग्रेस? नहीं प्रवीण, इसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। माफी नहीं मांगने को उन्होंने किस मुद्दे से जोड़ा था, हालांकि उस पर भी उनको बैकफायर हो गया और उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उस वक्त वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के रूप में सत्ताधारी दल के साथ सहयोगी के रूप में उपस्थित थे, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि सावरकर माफी मांगते हैं, मैं नहीं माफी मांगता, मैं सावरकर नहीं बनना चाहता। वो उस हद तक चले गए थे अपनी माफी नहीं मांगने को प्रमाणित करने के लिए। लेकिन जब वो महाराष्ट्र में मुद्दा बड़ा होने लगा, उनके सहयोगी दल ही उनसे कहने लगे कि आप सावरकर को बीच में मत लाइए, और महाराष्ट्र में आप सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति चल नहीं पाएगी। तो उनको उसका राजनीतिक जब देखा कि दुष्प्रभाव हो रहा है तो वो इससे पीछे हट गए। दूसरी बड़ी बात है कि हम यहां पर यह चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि अब राहुल गांधी के पास और कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। देखिए, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय बच जाता है, तो सबसे बड़ी अदालत है। आप किसी जो हमारे साथी दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने कहा गुजरात में मामला चल रहा है इसलिए ऐसा हो गया। देखिए, इस तरीके से न्यायपालिका तो खैर नहीं चलती है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि गुजरात में ही यह मामला होने से इस तरह की बात हुई है जो कि तार्किक रूप से सही नहीं बैठती, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में देश की अदालत है सबसे बड़ी, वहां का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो सहयोगी होंगे और कांग्रेस के अन्य जानकार होंगे, और बहुत सारे बड़े बड़े वकील भी कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के पास वकीलों की कोई कमी नहीं है, तो वो लोग शायद सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय में ये बात चलती रहेगी। तब तक राहुल गांधी की वायनाड के सांसद न रहने की बात चलती रहेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी सुबह कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो या तो लोकसभा में होता है या राज्यसभा में होता है या विधानसभा में होता है, और नहीं तो जनसभा में होता है। जनसभा वो होती है जो जनता की सभा होती है, जनसभा उन्होंने कहना है। तो राहुल गांधी जनसभा में बने रहेंगे और राहुल गांधी जनसभा में जाकर अपना काम करते रहेंगे। तो राहुल गांधी के बिना वायनाड कैसे चलेगा, ये सवाल उठाया गया था। तो ऐसा नहीं होता है, सांसद अगर वहां पर नहीं है तो इससे ये बात नहीं आगे जाती। लेकिन कांग्रेस इसको अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश अवश्य कर रही है। कानूनी विकल्प जो बात करें, राजनीतिक विकल्प तो बहुत सारे हैं कांग्रेस के पास भी और भाजपा के पास भी। भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप इस तरीके से मंच से कुछ भी बोलेंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, और पूर्णेश मोदियों, सुशील मोदियों, इस तरह के अन्य मोदी उठ खड़े होंगे और आपको अदालत में खींचेंगे, आपकी संसद की सदस्यता भी चली जाएगी, और आपको आपका घर भी जो दिया गया था दिल्ली में सांसद के रूप में वो छीन लिया जाएगा। लेकिन कानूनी रूप से विकल्प जो कांग्रेस के पास उपलब्ध है वो ये है कि सबसे बड़ी अदालत अभी बाकी है, वहां पर जाइए, वहां पर अपना पक्ष रखिए, बताने की कोशिश कीजिए कि आपने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है, आप उसके साथ अभी भी खड़े हैं, ये राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है, और अगर आप सांसद नहीं रहेंगे तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्यों आपका सांसद वायनाड का बने रहना और संसद में आपका नेता के रूप में उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत आपके इन सारे तर्कों से सहमत हो जाती है तो हो सकता है फैसला बदल जाए। आज भी हमें नहीं पता था फैसला क्या आएगा, दोनों ही तरह के फैसलों के लिए हम तैयार थे। amarujala.com की वेबसाइट पर और अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आपको बता रहे थे कि अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है, यानी कि उनकी जो अर्जी है वो मंजूर कर ली जाती है, तो उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, कोर्ट ने उनकी अर्जी
खारिज कर दी है। इसलिए अब उनके पास कानूनी तौर पर तो केवल देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है, और राजनीतिक तौर पर उनके पास यह विकल्प है कि इसको सहानुभूति के तौर पर प्रस्तुत करते हुए कि हाय देखो मेरी संसद की सदस्यता छिन गई, मेरे एक बयान को इतना बड़ा बना दिया गया। और एक कांग्रेस की तरफ से उनके जो वकील हैं, जो प्रवीण बार बार बात कह रहे हैं कि किसी भी मामले में सर्वाधिक सजा का प्रावधान होता है और उससे कम सजा देना भी कोर्ट के हाथ में होता है, तो इस मामले में 2 साल की सजा सर्वाधिक थी और वही कोर्ट ने दी है। तो उनको लगता है कि कोर्ट इस मामले में थोड़ी सी असहिष्णु रही है राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यह मानना, उनका अपना मानना हो सकता है, क्योंकि उनके नेता के खिलाफ कोर्ट का जो फैसला है वो गया है। कानूनी तौर पर आप सबसे बड़ी अदालत में जाइए, राजनीतिक तौर पर आप इस मामले को कैसे भुनाएंगे वो देखते हैं। भाजपा के लोग तो खुशी होंगे, उनको लगता है कि संसद की सदस्यता जो उनकी चली गई है वो कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि जो कानून था वो लागू रहा है और लागू रहेगा। अब जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक स्थिति यही बनी रहेगी कि राहुल गांधी संसद के सदस्य भी नहीं रहेंगे और उनका सांसद के रूप में जो बंगला था दिल्ली में वो भी नहीं मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर वो किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, जनता के बीच तो कांग्रेस जा ही रही है और ये स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है कि इसको चुनावी राज्यों में एक नैरेटिव की तरह भी रखा जाएगा। नफा नुकसान जो है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी जो है जब ये सजा पर पूरा मामला चल रहा है तब वो अपनी सभाएं कर रहे हैं और वो कांग्रेस जो है वो अपनी बैठकें कर रही है। इससे बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर कोई आगे की रणनीति कांग्रेस भी बना रही होगी। लेकिन जैसा जयदीप जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी खुला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करते हैं, ये तर्क वितर्क जितने भी हुए हैं ये आगे भी होते रहेंगे। एक थोड़ा कानूनी पहलू के विषय में भी आप जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या आप सीधे 2 साल की सजा होगी, जेल जाने वाले हैं, जमानत की क्या स्थिति रहेगी, हाई कोर्ट में भी अगर याचिका खारिज हो जाती है तो इसके बाद में राहुल गांधी को लेकर एक सबसे बड़ी बात यह है जयदीप जी कि उनको 2 साल की सजा मिली है। 2 साल की सजा का मतलब है कि ये देखा जाए कि जेल जाएंगे वो। अब वो जेल जाने को लेकर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो खड़े होते हैं कि क्या उनकी जमानत बरकरार रहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उनको फिर से जमानत की याचिका डालनी पड़ेगी, ऐसे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो इसके कानूनी पहलू क्या रहने वाले आने वाले? देखिए, कानूनी पहलू जो कुछ भी वकीलों से अभी हम इस फैसले के तुरंत आने के बाद बात कर पाए, हम कोशिश करेंगे दिन में और अधिक हम इसके कानूनी पक्ष को जाने, लेकिन फिलहाल सीधे जेल जाने की सूरत उनकी नहीं बनती। लेकिन हाँ, उनकी अर्जी तो यही थी ना कि ये जो फैसला आया है निचली अदालत का वो गलत है, उनको 2 साल की जो सजा दी गई वही गलत है, तो वो खारिज हुई है। जमानत की अर्जी उनकी जो है उसके आधार पर वो अभी फिलहाल जेल जाने की उनकी स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन कानूनी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया है वो गलत है, तो वो उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया, वो फैसला सही है, वो फैसला अभी भी लागू रहेगा। जब तक कि फैसला आगे की अदालत से नहीं आ जाता तब तक आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। कानून का वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं खटखटाएंगे, वहां अर्जी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। विकल्प उनके पास यही है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले सूरत सेशंस कोर्ट ने, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं, पूरी टाइमलाइन को भी हम साथ साथ में दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है पहले तो उनको सूरत की सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई। तो कुल मिलाकर ये बात तो बहुत तय है कि आज का जो दिन है वो राहुल गांधी के लिए एक झटके से कम नहीं है। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को कांग्रेस किस तरीके से सामने रखती है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा देश इस समय चुनावी माहौल में है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। इन 5 राज्यों में 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो सीधी टक्कर में है, एक राज्य में वो बीआरएस के सामने सीधे टक्कर में है, तो बाकी 3 राज्यों में वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ में लोहा लेती दिखाई दे रही है। अब इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति बन रही थी, विपक्षी एकजुटता की जो रणनीति बन रही थी, राहुल को केंद्र में रखने की उस विपक्षी एकजुटता के लिए जो रणनीति बनाई जाए, उनको कितना झटका लगता है। वो भी तब जबकि शरद पवार जैसा बड़ा चेहरा जो है वो अपने घर में अपनी पार्टी को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक जबरदस्त बिखराव जो है वो विपक्षी एकजुटता के प्रयास में भी दिखाई दे रहा। अब इस फैसले का कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर एक टिप्पणी जरूर आप करें जयदीप जी की विपक्षी एकजुटता के जो प्रयास चल रहे हैं उस पर इस फैसले का क्या आप इंप्लीकेशन देखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को इससे नफा या नुकसान? महत्वपूर्ण सवाल है प्रवीण। देखिए, जो पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक हुई थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी खुद राहुल गांधी ने, क्योंकि वो विदेश में थे तो उन्होंने आग्रह किया था 11-12 तारीख की बजाय इसको 23 तारीख को किया जाए, और उनका आग्रह स्वीकार किया गया क्योंकि उनको एक मजबूत जोड़ के रूप में देखा जा रहा था इस पूरी बैठक में। और दूसरा बड़ा चेहरा जो इस बैठक में था, मतलब नीतीश कुमार तो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, संयोजक के रूप में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चेहरा था शरद पवार।
आज की तारीख में दोनों की स्थिति क्या है? शरद पवार अपनी, आपने जैसा कहा ही कि सबको पता है महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हुआ है, वो खुद कानूनी विकल्प ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से कानूनी विकल्प ढूंढने पड़े हैं, संपत्ति को देखकर, शिवसेना की जागीर को देखकर, शिवसेना के दफ्तरों को देखकर, शिवसेना के सिंबल को देखकर लड़ाई चल रही है, शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई चल रही है, वैसी की वैसी लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संपत्तियों को लेकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों को लेकर शरद पवार को। और शरद पवार जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले वकीलों से बात की। इससे पता चलता है कि उनके और भतीजा अजित पवार की जो लड़ाई है वो कानूनी स्तर पर भी जाने वाली है। तो एक तरफ राहुल गांधी का फैसला जो आया है, अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी गुजरात के हाईकोर्ट ने, वहीं शरद पवार अपने ही भतीजे के खिलाफ अदालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो बड़े चेहरे विपक्षी एकता के जो हैं वो इस वक्त खुद अपना घर बचाने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर आपने बताया ही कि इस तरह की स्थिति हो रही है कि शायद उनको भी अपना घर बचाने के लिए अपना पलटा लगाना पड़े। ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता फिलहाल बड़े बिखराव की स्थिति में और छिन्न भिन्न अवस्था में नजर आ रही है। क्या ये फिर से सारे टुकड़े जुड़ पाएंगे? क्या जो बैठक की, अगली बैठक की बात शिमला से होते हुए जयपुर पहुंचकर बेंगलोर पर आकर थम गई थी, वो बेंगलोर बैठक निकट भविष्य में कभी हो पाएगी तो उसका स्वरूप क्या होगा, ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल जो फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आया है उससे कांग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस इसको अपने पक्ष में कैसे भुनाती है, आने वाले चुनावों को देखते हुए इस फैसले के इर्द गिर्द क्या रणनीति बनाती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।